हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। क्लास टेंथ का साइंस का रिफ्रैक्शन एंड लेंसेस पे लेंस पे न्यूमेरिकल में लाया हूं। अच्छे से 4-6 न्यूमेरिकल करेंगे। इस पे अपना प्रैक्टिस होगा। ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में बहुत इसके सवाल आते हैं, ठीक है ना। लेंस का 4 नंबर का पूछता है, कभी कभी रिफ्रैक्शन का पूछता है सवाल। अब आप लोग इधर ध्यान दोगे, ठीक है ना। वो रिकॉर्ड लेक्चर को छोड़ दो, आप लोग इधर समझो, उधर कुछ केयर ही नहीं करना है। समझ में आया ना। तो हम लोग पहले रिफ्रैक्शन के थोड़ा आसान सवाल होते हैं, तो पहले रिफ्रैक्शन के सवाल कर लेते हैं, उसके बाद लेंस का सवाल करेंगे। तो मतलब इस लेक्चर में हम लोग दोनों कवर करेंगे, रिफ्रैक्शन एंड लेंस दोनों के न्यूमेरिकल करने वाले। पहले रिफ्रैक्शन क्यों, पहले रिफ्रैक्शन क्योंकि इसके न्यूमेरिकल आसान होते हैं रिफ्रैक्शन वाले, फिर लेंस पे चलेंगे करेंगे, ठीक है ना। समझ में आया। तो ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं न्यूमेरिकल लाया हूं, न्यूमेरिकल। अब जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसको स्क्रीन पे क्वेश्चन को लगा दिया करूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर स्क्रीन पे भी लगा दूंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्न चित्र में। अब हम लोग यूपी बोर्ड से भी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में रहेगा, बाकी सीबीएसई के लिए अलग से लेक्चर जब टाइम रहेगा तो वो अपलोड करेंगे। सीबीएसई का मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का, लेकिन वो इंग्लिश में रहेगा, ये हिंदी में है, बस इतना ही डिफरेंट है। बाकी सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं सब क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, निम्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। माध्यम बी का ए के सापेक्ष अपवर्तनांक ना, और कौन सा माध्यम सघन है तथा कौन सा माध्यम विरल है। सघन है तथा क्यों, मतलब सघन बताना है, विरल बताना है, ये चीज आपको बताना है। समझ में आया ना। तो इसका एंगल से बता लेंगे। अब इसका मैं डायग्राम बना लेता हूं, ये चित्र दिया है यानी डायग्राम के साथ में क्वेश्चन नंबर 1 अपना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, मैं डायग्राम बना देता हूं। इसका क्वेश्चन आसान होता है, इसलिए मैं पहले रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन ले रहा हूं। ये बताओ क्या है, नॉर्मल है ना। हाँ, ये रे ऐसे गई है, एंगल दिया है आपका, ये मीडियम 1 दिया है, बोला है माध्यम ये 1 है, माध्यम 1 मतलब माध्यम ए है, और ये माध्यम बी है, और ये एंगल ये दे रखा है, बात ना करो, 45, और ये एंगल दे रखा है 30, ठीक है ना। अब ये क्या है, पृष्ठ सीमा पृष्ठ, सीमा पृष्ठ मतलब इन दोनों का बाउंड्री, इन दोनों का बाउंड्री मतलब दोनों मीडियम का बाउंड्री ये है ना। तो बोल रहा है कौन सा माध्यम सघन होगा, कौन सा माध्यम विरल होगा, ये भी बोल रहा है। अच्छा देखो, अब सवाल इसमें बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है किसका, मीडियम 2 का, मीडियम फर्स्ट के ना, ये तो बोला है, ठीक है। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, माध्यम बी का ए के सापेक्ष अपवर्तनांक बताना है ना, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा तो क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछा है, ठीक है ना। अब देखो हम लोग पहला नंबर, तो इसमें ये चीज मैं बताया था, जब मैं बता रहा था रिफ्रैक्शन, तो इसमें एंगल क्या लेते हैं, यही मैटर करता है। अब यहाँ जो मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, तो उस न्यूमेरिकल के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा एकदम डेप्थ में। देखो क्या है, ये इंसिडेंट रे है ना, ये इंसिडेंट रे है, और ये नॉर्मल है, ये लाइन नॉर्मल है। तो एंगल जो लिया जाता है, एंगल जो आई लिया जाता है, इनके बीच का एंगल होता है ना। तो अगर ये 45 है, तो ये पूरा कितना एंगल होगा, ये वाला एंगल 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 45। और देखो यहाँ नीचे जो एंगल आर लिया जाता है, वो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच लिया जाता है ना। तो रिफ्रैक्टेड रे ये है और नॉर्मल ये है ना, तो यानी ये एंगल लिया जाएगा आर ना, तो ये कितना होगा 60 होगा। अब इसमें देखो एंगल आर क्या है, एंगल आर पहले तो बोला है कि मतलब सघन होगा या विरल होगा, कौन सा माध्यम सघन कौन सा माध्यम विरल होगा ना। तो ये मैं बताया हूं, एंगल आर ग्रेटर देन एंगल आई है। इसका मतलब क्या, ये चीज मैं कहीं बताया था, यानी कौन माध्यम सघन होगा कौन माध्यम विरल होगा, बताओ तुम लोग। जब विरल से सघन में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है ना, और जब सघन से विरल में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है ना। सघन से विरल में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कौन सा माध्यम सघन होगा, इसमें मुझे बताओ। डेंसर कौन सा माध्यम होगा,
अरे यार ये एंगल हुआ, तो यानी ये मीडियम कौन सा होगा? डेंसर से विरल में आ रही, तो अब तभी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, यानी ये वाला कौन सा मीडियम होगा? रेरर नहीं होगा, और ये डेंसर नहीं होगा। अरे यार सघन से विरल में जाती है तो दूर भागती है नॉर्मल से ना, और विरल से जब सघन में आती है तो टूवर्ड्स बेंड हो जाती है ना। हाँ, तो ये देखो दूर भागी, यानी ये एंगल ज्यादा हो गया इस वाले से, यानी सघन से विरल में आई है, तो ये तुम्हारा ये मीडियम होगा। ये कौन सा मीडियम होगा? ये वाला मीडियम भी क्या होगा? डेंसर होगा ना। और ये मीडियम कौन सा होगा? रेरर होगा। डेंसर माने सघन और रेरर माने विरल। हाँ लड़के, विरल से जब सघन में जाती तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। अरे यार सघन, सॉरी 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 गलती हुआ। अरे यहां देखो, देखो ना, अरे कोई बात नहीं है। ये मैं क्या बोला हूं? मैं बोला हूं ये वाला तुम्हारा होगा डेंसर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है ना, डेंसर यानी सघन। कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है ना। ये रेरर, गलती हो जाता है, गर्मी का इफेक्ट है, ये विरल होगा। सघन से विरल आई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, विरल से सघन जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर एकदम? ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो, अब निकालना है तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डी का ना, यानी इसको मैं कई तरीके से लिखना बताया, या तो तुम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसका साइन आई बटे इसका, तो यही स्नेल लॉ एक्चुअल में होता है। तो मैं चलो लिखता हूं माध्यम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी म्यू ऑफ ए इनटू साइन आई। मैं क्या बोला था? मैं बोला था जब स्नेल लॉ पढ़ा रहा था तो बोल रहा था कुछ ना तुम रटो, खाली ये रट लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसका साइन आई बराबर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसका साइन आर ना, यही तो मैं बताया हूं, तो वही कर लो। अब बराबर क्या हो जाएगा? म्यू बी इंटू साइन आर, साइन आर। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो म्यू बी, देखो इसको इस वाले को इधर ले जाओ तो म्यू बी बटे म्यू ए, और बराबर इसको इधर लाओगे तो साइन आई बटे साइन आर। क्लियर हुआ बात? और इसका नाम यही तो होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। समझ में आया? तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बराबर एंगल रखो तो साइन आई, एंगल कितना होगा बताओ? 45 होगा ना, बटे साइन आर, साइन आर कितना होगा एंगल? 60। उठा करके वैल्यू पुट कर दो। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है ना, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, क्रॉस देखो बीच वाला बीच में, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर। 2 × 1 यानी 2, और अपान का √2, इसको क्या लिख सकते हैं? हाँ, √2 × √3। ठीक है, इसको तुम क्या लिख सकते हो बताओ? ठीक है ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो तुम? √2 × √2 लिख सकते, क्या लिख सकते? हाँ लड़के, तो नीचे √2 × √3, ये √2 मर जाएगा, यानी ये रूट के अंदर 2/3 आ गया। समझ में आया ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू बी ए, यानी ए टू बी, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? नोट करो, इसको नोट करो जल्दी से। समझ में आया क्वेश्चन? नोट कर लिए सभी लोग? अच्छा, इसमें देखो क्या बोला, कौन सा मीडियम कौन वाला होगा? ए होगा क्या? कौन सा मीडियम? बी होगा। कौन सा मीडियम? तो कैसे समझ पाए? अच्छा बताओ, सघन से जब विरल में जाती है, यानी डेंसर से जब रेरर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागती है ना, और यही रेरर से जब डेंसर में आती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल, यानी पहला नंबर मीडियम ए जो होगा वो डेंसर होगा, और मीडियम बी होगा जो सघन होगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2/3 होगा। क्लियर? मिटाऊं? ठीक है, अब एक और सवाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ले लेता हूं, और उसके बाद में लेंस का कहानी शुरू करते हैं। मजा आया ना? अब यहां से तुम्हारा सारा क्लियर हो जाएगा, जितना भी कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन का प्लस लेंस का। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं
स्क्रीन पे लगा देता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रस्तुत चित्र में दिए गए आंकड़ों से अपवर्तनांक ज्ञात करना है। इसमें भी चित्र में दिया गया तो चित्र में पहले बना देता हूं, ठीक है ना। फिर इसमें बोल रहा है कि किसका किसका ANL यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू A ना, हाँ इसका निकालना। फिर LNG यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू L मतलब लिक्विड, समझ गए। इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करना है। और ये सवाल तुम्हारा 2015 में आया हुआ है, मतलब पुराना है लेकिन आया हुआ सवाल है, तो ऐसे सब सवाल आते हैं। तो इसका मैं पहले डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, ये हुआ यहां से ये, इसको थोड़ा सा और पे निकला देंगे। अच्छा, अब ये मीडियम फर्स्ट जो दिया है, ये फर्स्ट मीडियम जो है ये एयर का है। किस चीज का है, एयर का है। सेकंड मीडियम ये जो है ये लिक्विड का है। सेकंड मीडियम किस चीज का है, लिक्विड माने द्रव का। और थर्ड मीडियम जो है ये किस चीज का है, ग्लास का है। किस चीज का है, ग्लास का है। समझ में आया इतना। हाँ, ये जो तुम्हारा है लिक्विड, लिक्विड मतलब वाटर, वाटर से रिलेटेड कुछ है ना। और ये जो है तुम्हारा ग्लास से रिलेटेड है, मतलब कुछ सिंबल चेंज कर दिया हूं ताकि क्लियर है। इतना बात समझ में आया। अब देखो सबका एंगल भी दे रखा है। ये एंगल दे दिया 30, और कौन सा एंगल, ये एंगल दे दिया 45, और ये एंगल दे दिया 60, और यहां से भी निकाल रहा है, ये एंगल दे दिया है 30। समझ में आया ना। अच्छा भाई, और ये लास्ट वाला, ये वाला चौथा जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, एयर का है। कौन सा मीडियम है, एयर का। तो इसमें कौन कौन सा चीज पूछ रहा है, ANL पूछ रहा है, ANL पूछ रहा है, LNG पूछ रहा है, LNG पूछ रहा है। दो चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, नहीं बता पाओगे इसको तो बढ़िया सवाल है। ये भी पूछता है, 4 नंबर का पूछ लेता है कभी कभी। ये आया हुआ भी सवाल बोर्ड में 2015 में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। ये तो इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, ये बोर्ड के नारे से इंपॉर्टेंट है। और ये 2015 का सवाल भी है, 2015 में आया हुआ भी सवाल, 4 नंबर का पूछ लेता है। अब इसको मैं बताता हूँ देखो कैसे। पहला नंबर तो इस बाउंड्री पे जो ये सरफेस होता है, जो सरफेस मीडियम को डिवाइड करता है, कि मतलब यहाँ मीडियम कुछ और है, यहाँ कुछ मीडियम और, तो उस पर क्या खींचते हैं बताओ, नॉर्मल खींचते हैं ना। हाँ, तो उस पर पहले हम लोग एक नॉर्मल खींच लेते हैं, इस पर भी एक नॉर्मल खींच लेंगे ना, और इस बाउंड्री पर भी एक नॉर्मल खींच लेंगे। समझ में आया इतना। अब देखो एंगल, देखो ये वाला एंगल आई होगा ना। अरे यार, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई होता है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये एंगल चेक करो कितना होगा, पहले तो तुम ये एंगल बताओ कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। अरे यार, ये 45 है तो ये तो 45 होगा, ये भी ना, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। ट्रांसवर्सल एंगल है ना, ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक कोण है ना, तिरछा कोण है ना, सॉरी एकांतर कोण है ना। अरे यार, ट्रांसवर्सल, ये लाइन देखो, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, और ये तिर्यक रेखा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा ना। हाँ, अच्छा, अब इस वाले को यहां देख लो, ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 हो जाएगा ना। अब ये 30 हुआ तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये भी 30 तो होगा कि नहीं होगा। चलो यहां लिख देता हूं, 30 एंगल होगा। अब ये देखो, ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा, 60 होगा। और मैं तुम लोग को जब रिफ्रैक्शन का नियम पढ़ा रहा था तो बताया था कि जिस एंगल पे नॉर्मल के साथ जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है रे, उसी एंगल पे निकलती भी है ना। देखो एंगल 60 पे, एंगल 60 पे निकली। क्लियर हुआ बात ये। अच्छा, अब तुमको इसमें बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो एन का पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर ना। अरे यार, इस वाले का पहले इसको लिखते हैं ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू
एयर ना, तो इसमें देखो कहाँ है लिक्विड और एयर, लिक्विड ये है, एयर ये है ना, लिक्विड ये एयर ये है, तो इन दोनों का कैसे हम लोग लिख लेते हैं? इसनेला लगा लो, इसनेला क्या बोलेगा? देखो इसनेला कहता है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष आवर्तनांक बराबर तो साइन आई बटे साइन आर, यही तो होता है। या तुम बोलोगे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसका साइन आई बराबर का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसका साइन आर। क्लियर हुआ बात? और एंगल किसका किसका लेंगे ये भी क्लियर हुआ। तो मैं लगाता हूं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम लिख देते हैं। तो फर्स्ट मीडियम का क्या है बताओ मुझे? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है ना, इंटू साइन क्या लगाओगे बताओ? साइन आई लगाओगे ना, इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो यहां एन से लिखा तो हम लोग भी सवाल में एन ही बनाते हैं। एन म्यू दोनों होता है जानते हो ना? हाँ, एन से कहीं कहीं लिखा होता, कहीं कहीं म्यू से लिखा होता। एन साइन आई इंटू एन लिक्विड साइन आर। अब इस वाले को इधर ले जाओ, इस वाले को इधर ले आओ, एन एल, देखो इस वाले को इधर ले जा रहा हूं, एन एल बटे एन ए बराबर साइन आर। साइन आर को इधर लाएंगे ना, इसको इधर ले गया तो इसको इधर लाया, साइन आई बटे साइन आर। अब देखो यहां चलो लिखता हूं, अब ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर बराबर एंगल रखो, साइन आई कितना है? साइन आई साइन 60 है ना, साइन आर बताओ कितना है? साइन आर कितना है? 45 है ना, 45 वैल्यू रखो। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगा, बीच वाले का गुणा बीच वाले में होगा ना, यहां कर लो चलो। √3 इंटू √2 और बटे 2 इंटू √2 क्या? ठीक है, अच्छा यहां होगा 2 इंटू 1 होगा ना। अब देखो तो इसको काटो नहीं, अभी कटेगा ये एक्चुअल में, आवाज ना करो लड़के। √3 इंटू √2 बटे √2 इंटू √2, √2 मर जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 3/2 यानी रूट के अंदर 1.5। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक पार्ट तो आ गया, दूसरा पार्ट क्या तुमको निकालना था? दूसरा पार्ट निकालना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। कहाँ है ग्लास? ये लिक्विड है, ये ग्लास है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी अब इन दोनों का रिलेशन लिख लो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड एनएल, समझ में आ रहा है ना, इंटू साइन इसका एंगल। तो इसका R1, एक का R1 देखो, एक का तुम I1 रख सकते हो, एक का R1 भी रख सकते हो ना। तो चलो I1 R1 में रख देता हूं, तो इसका I1 नाम दे देते हैं। अरे कुछ भी दे सकते हो, I1 R1, समझ में आ रहा ना। इसका साइन I1 बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी NG इंटू साइन R1। समझ में आ रहा है? इसको इधर ले जाओ, ग्लास का हमको पूछा ना, ग्लास के रिस्पेक्ट में, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओगे, NG बटे NL। इसको इधर ले गए, देख रहा ना, इस वाले को इधर ले आओ, साइन I1 बटे साइन R1। अब इसको क्या लिख सकते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, यही तो लिख सकते हैं। हाँ, साइन एंगल देखो, एंगल रख दो, साइन एंगल कितना आई कितना है यहाँ पर? 45 है ना, साइन 45 बटे साइन आर कितना है एंगल? आर है 30 ना। अरे यार, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल नहीं ले लेना 60। देखो नॉर्मल ये अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल लेते हैं, समझ गए? तो रखो साइन, इसका एंगल कितना लोगे? 30। बस इसी को सॉल्व कर लो। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, इसका 1/2। अब ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर में जाएगा, बीच वाला बीच में जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 बटे √2 इंटू
1। ये देखो कट पिट करके क्या होगा, √2 इसको मार देगा तो इसके अंदर एक √2 बच जाएगा ना। अरे यार 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो यानी मिला जुला करके ये क्या आ रहा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड बराबर आ जाएगा √2। या √2 का वैल्यू लिख दो। √2 का वैल्यू कितना होता है बताओ? 1.414। ये तो होता है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो एकदम बढ़िया से? समझ में आई इस टाइप के सवालों को कैसे टैकल करना है, कैसे लगाना है? एकदम बढ़िया समझ में आए ना? तो इसको नोट करो, नोट कर लो जल्दी से। ओके, ये समझ में आया ना क्वेश्चन? एकदम बढ़िया से नोट कर लिए सभी लोग ना? ठीक है। तो जो मेरा लेक्चर यूट्यूब पे देखेंगे क्या करेंगे, पॉज का बटन क्लिक करेंगे। पॉज मतलब क्या? पॉज का बटन तो तुम लोग जानते ही हो ना। अरे यार मस्ती कर रहा हूँ, पॉज का बटन तो हर कोई आज के जमाने में जानता है ना। हाँ, तो पॉज करेंगे, उसको नोट करेंगे। पेन और कॉपी लेकर के बैठा करें, और बाकी आप लोग तो नोट कर ही रहे हो। ठीक है, तो इसको रफ करूं? ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं अब ले लेता हूं लेंस पे। ये 2 क्वेश्चन रिफ्लेक्शन का हो गया। अब इससे ज्यादा हार्ड नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्शन का डायग्राम वाला था ये। बाकी डायग्राम का भी इस टाइप का बता दिया। अब हम लोग करते हैं लेंस पे 2-3 अच्छे सवाल कर लेते हैं, ताकि लेंस का भी क्वेश्चन जब आता बोर्ड में, और बहुत पूछता भी है, इसका भी पूछता है, तो ये एकदम क्लियर हो जाए बढ़िया से। तो मैं क्वेश्चन लाया हूँ, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ये 2013 में आया हुआ सवाल है। 2013 में आया सवाल। कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, इसका स्थिति ज्ञात कीजिए। इसका किरण आरेख भी खींचिए। यानी इसका किरण मतलब डायग्राम भी बनाना है इसका ना, और इसका क्या ज्ञात करना? वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है ना। ठीक है। और फोकस दूरी दे रहा 30 सेंटीमीटर, और लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की वस्तु रखी गई है। समझ गए ना? यानी कोई लेंस, अच्छा बताओ ये कौन सा लेंस हो रहा होगा? कह रहा अवतल लेंस का नाम लिया है ना। तो अवतल लेंस का मतलब क्या? अवतल लेंस में फोकस दूरी, वस्तु की दूरी सब निगेटिव लेते हैं ना। यार थोड़ा सा मैं दिखाता हूं। अवतल लेंस बोले तो ये वाला लेंस ना। अभी मैं डायग्राम भी इसी पे चलो बना दूंगा डायग्राम। ये वाला अवतल लेंस होगा ना। अब इसमें फोकस दूरी भी इधर ही होती है, और वस्तु भी तो इधर ही रखते हो। तो ये कुछ ऐसा मतलब इस टाइप जब इधर आते हैं तो साइन कन्वेंशन में मैं बताया था, लेफ्ट साइड वाले में सब डिस्टेंस क्या लेते हैं? निगेटिव में लेते हैं, साइन निगेटिव होता है ना। हाँ, तो फोकस दूरी इसका दे रखा क्वेश्चन नंबर ये कितना था? क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका फोकस दूरी कितना दिया है? माइनस का 30 सेंटीमीटर ये दिया है ना, माइनस का 30 सेंटीमीटर। उसके बाद अच्छा समझ में आया ना? फोकस दूरी तुम्हारा दिया माइनस का 30 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है? वस्तु की दूरी यू कितना दे रखा है बताओ मुझे? माइनस का 15 सेंटीमीटर दिया है ना। अरे वस्तु को भी तो, ऑब्जेक्ट को भी तो इधर ही रखेंगे, और हमको यहाँ से बी पता करना है। तो ये आसान सवाल था। सीधा फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं? देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। लेंस के लिए फॉर्मूला आता है 1/f = 1/b - 1/u। और मैग्निफिकेशन लेंस में क्या होता है? m बराबर का I/O बराबर का B/U। और मिरर में इसका दोनों अपोजिट हो जाता है। मिरर में यहाँ पॉजिटिव आता है, और मिरर में यहाँ निगेटिव साइन आ जाता है। समझ गए? अब यहाँ देखो वैल्यू उठा करके रख लो, काम खत्म। 1/f = 1/b - 1/u। रखो वैल्यू 1/-30 बराबर का 1/b। b कितना है? b हमको फाइंड करना, माइनस का 1/u -15। तो ये हो जाएगा -30 बराबर का 1/b प्लस का 1/15। समझ में आ रहा है ना? इसको भी इधर ले आओ, तो 1/b = क्या हो जाएगा? -1/30 - 1/15। तो ये 1/b = हो जाएगा 15-30 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा ना। फिर 30 से 30 को भाग करेंगे तो 1 आएगा। -1 × -1, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे ना। 15 से भाग करेंगे 30 को तो 2 आएगा। 2 का ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, तो यानी -2/30 यही तो होगा। 1/b बराबर का -3/30। 3 × 3 3 × 30। यानी अब b यहां से देखो क्या आया? b यहां से तुम्हारा आ गया -10 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? -10 सेंटीमीटर क्यों आया? क्योंकि हम लोग जब इमेज बनाए थे इसमें, अब डायग्राम भी बता देता हूं मैं। जब हम लोग इसमें इमेज बनाते थे तो एक इनफाइनाइट से जो रे आती थी वो फोकस में बनती थी।
और एक इनफाइनाइट और एफ, या और कहीं भी रखो, इनफाइनाइट और इस लेंस के बीच में कहीं भी रखोगे तो उसका इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बनता था। 2 ही इमेज में सिखाया था, समझ गए? तो यानी इसका ऑब्जेक्ट मतलब यही कहीं रखोगे, यानी देखो वस्तु की दूरी कहाँ रखे होगे, इसका मतलब तुम देखो रो, प्रतिबिंब की दूरी -10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी यानी फोकस दूरी तुम्हारा मेन फोकस दूरी इधर कहीं बनेगा, दूर बनना होगा ना। ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रख लो, ऑब्जेक्ट यहाँ रख लो। ऑब्जेक्ट यहाँ से रखोगे तो डायग्राम इसका एक होगा, पैरेलल जाता है तो पैरेलल जाने के बाद में डाइवर्जिंग लेंस इसको बोला जाता है ना, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है ना। अब सारी लेंस बोला जाता है ना कॉनकेव लेंस को, डाइवर्ज करता रहे इसको। और एक ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के चले जाओगे तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जाओ, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के चले गए तो इसको जब पीछे बढ़ाओगे तो कहां से मिलता दिखेगा, मतलब फोकस से मिलता दिखेगा ना, ये एफ है। अब ये देखो कहां मीट किया, यहां मीट किया, यानी ये देखो ऑब्जेक्ट से छोटा नहीं बना साइज में। और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये इमेज का डिस्टेंस है जो v है 10 सेंटीमीटर, मतलब इधर सब बन रहे तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन ये बता रहा है कि किधर बन रहे हैं लेंस के ना, क्लियर हुआ? डायग्राम ये बनेगा, ये 10 सेंटीमीटर है और ये ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर और ये फोकस तुम्हारा है 30 सेंटीमीटर। और बाकी सब इधर है तो सब माइनस माइनस हो जाएंगे ना। माइनस साइन सिर्फ वो बताता कि किस डायरेक्शन में है, किस तरफ, लेफ्ट में, राइट में, कि किधर। समझ में आया? एकदम क्लियर हुआ? बढ़िया से इसको नोट करो, नोट करो जल्दी से। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो कि बुक में लिखा हुआ तो बुक से करा देता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा और एक क्वेश्चन होमवर्क के ले दूंगा। इसका पार्ट ए पार्ट बी रहेगा, तो पार्ट बी होमवर्क छोड़ूंगा। जो यूट्यूब पे मेरा लेक्चर देखेंगे वो ट्राई करेंगे घर पे, बाकी आप लोग यहाँ भी क्वेश्चन नोट करने के बाद में ट्राई मारोगे। समझ गए ना? हाँ, तो क्वेश्चन बढ़िया है। अब ये लेंस का क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, तो इसको मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, ठीक। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है ए पार्ट का है, 5 सेंटीमीटर लंबाई के एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार बताना है। ये लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस है ना, उत्तल लेंस 5 सेंटीमीटर का लंबा है और इसका फोकस दूरी दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का कह रहा है, क्वेश्चन को मैं बताता हूं। अब इसमें दिया क्या क्या है, तो फोकस दूरी दे रखा है ना, तुम्हारा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब ऑब्जेक्ट की लंबाई लेंथ कितना है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की लंबाई को हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्ट की लंबाई को किससे लेट करेंगे? ओ से ना, तो ये 5 सेंटीमीटर है। ये गिवन, जितना गिवन है उसको लिख लो पहले। तो ऑब्जेक्ट की लंबाई इसकी गिवन है वो 5 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है? फोकस दूरी ये है 20 सेंटीमीटर। कैसे सेंटीमीटर? आवाज ना करो, ए मन में याद करो। 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर कितना है? लेंस कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है ना। हाँ, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस दूरी क्या लेते हैं? पॉजिटिव का लेते हैं ना। फिर भाई, फिर उसके बाद में क्या चलेंगे? यू कितना है तुम्हारा? यू है -30। देखो ऑब्जेक्ट इधर ही रखेंगे तो -30 सेंटीमीटर। देख लेता हूं मैं डाटा एक बार। 20 सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। फिर प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार पूछा, प्रतिबिंब का साइज एंड पोजीशन पूछा कि साइज कहाँ, साइज कितना होगा, यानी लेंथ पूछा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है, एंड और क्या पूछा है? प्रतिबिंब की स्थिति मतलब किधर बनेगी। इतना चीज इसको हमको इसमें पूछा है। समझ में आया ना? तो इस वाले सवाल में देखो, ये मैं हाइट को कैसे लिया, जब भी यार ऑब्जेक्ट को, ये हाइट में पॉजिटिव क्यों लिया? जब भी तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ये लेंस है, देखो कॉन्वेक्स लेंस है, इधर ही कहीं रखोगे तो ये पॉजिटिव में होगा। तुम फोकस दूरी, इस लेंस का फोकस दूरी इधर कहीं होता तो पॉजिटिव में नहीं लोगे ये, तो फोकस दूरी पॉजिटिव ले लिए। और यू देखो इधर रखोगे कहीं तो यू निगेटिव लोगे, यू निगेटिव में लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हमको इसमें बी का पोजीशन बताना है, आई का पोजीशन बताना है। डायग्राम नहीं बोला कि डायग्राम बनाई, इसलिए डायग्राम नहीं बना रहा, नहीं तो डायग्राम भी बनाता। समझ गए ना वो? हाँ, वो हिंट दिया, थोड़ा समझाया। अब देखो रखो वैल्यू उठा करके, पहले एफ पता, यू पता, तो वी निकाल लो। तो लेंस के फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं?
1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u। समझ में आया ये चीज? अब देखो वैल्यू रखो 1/20 बराबर का 1/b, 1/b हमको फाइंड करना है, माइनस का 1/u, u कितना है माइनस का 30, तो 1/20 बराबर का 1/b प्लस का 1/30। इसको रोको, इसको इधर ले आओ, तो 1/b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/20 माइनस का 1/30। 1/b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 30 का एलसीएम 60 होगा ना, 20 से 60 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 ऊपर का मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। 30 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा नीचे एलसीएम 60, तो 1/v बराबर का हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1/60, तो यहाँ से b बराबर का कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। देखो पॉजिटिव का आया, इसका मतलब किधर बनना होगा इमेज, इसका मतलब किधर बनना होगा, इधर कहीं बनना होगा ना। हाँ, इस साइड बनेगा तो क्या बनेगा तुम्हारा पॉजिटिव बनेगा। इसको मैं एक बार और रिकॉल कराता हूँ। देखो डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोला, न मैं डायग्राम भी बनाता, बाकी मैं इसका हिंट दे रहा हूँ कि ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, तुम ऑब्जेक्ट को इधर ही रखोगे और ऊपर अप साइड होता तो पॉजिटिव लिया, फिर तुम्हारा फोकस दूरी कॉन्वेक्स लेंस में मेन फोकस जो होता है राइट साइड में तो पॉजिटिव लिया, फिर ऑब्जेक्ट को तुम हमेशा इधर ही रखते हो तो इधर लेफ्ट साइड में निगेटिव साइन लिया साइन कन्वेंशन से। उसके बाद में ये जो आ रहा है बी, देखो बी इस साइड में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है तो राइट साइड में आ रहा है। इतना क्लियर हुआ? अब हम लोग देखो फॉर्मूला और क्या निकालना, तो वी तो निकल गया, स्थिति किधर है कहाँ है 60 सेंटीमीटर लेंस के राइट साइड में होगा, ठीक। अब देखो तुमको निकालना है हाइट ऑफ इमेज, तो हम लोग फॉर्मूला इसका क्या जानते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या जानते हैं I/O बराबर का b/u, यही तो जानते हैं। तो अभी हमको यहाँ मैग्निफिकेशन से लेना देना कुछ नहीं, तो मैग्निफिकेशन को गायब कर लो, तो I/O बराबर का b/u। क्लियर हुआ बात? तो अब I कितना है तुम्हारा, I तुमको फाइंड करना है, O तुम्हारा कितना है 5 सेंटीमीटर, B तुम्हारा कितना है, B अभी आया 60 सेंटीमीटर, U तुम्हारा कितना है माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो ये देखो कट गया 2 आएगा, तो यानी यहाँ से I बराबर क्या जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 10 आ जाएगा ना, यहाँ 1 है तो 1 का I में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का I, और यहाँ 10 तो माइनस ये 5 टू जा 10। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से I बराबर हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? यहाँ देखो माइनस का 10 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का इमेज बनना होगा नीचे और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनना होगा। तो ऑब्जेक्ट से बड़ा कब बनता है बताओ? ऑब्जेक्ट से बड़ा कब बनता है? जब वस्तु कहाँ होती है इनफाइनाइट पे होती है और F1 के बीच में होती है, सॉरी F1 और ये, चलो यहाँ लिख दो F1 और ये 2F1, तो 2F1 और इनफाइनाइट के बीच में होती है, तब ऑब्जेक्ट बड़ा बनता है ना, तो इमेज बड़ा बनता है ना ऑब्जेक्ट से। बाकी 2F1 पे जब रख देते हैं ऑब्जेक्ट को तो 2F2 के साइज का बनता है ना। फिर जब इधर चलते हैं, जीरो तो नहीं हुआ, सॉरी इसमें देखो इमेज कहां बनेगा, चलो मैं इसका दिखा देता हूं। हम लोग एक चीज पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ट्रिक में पढ़ाया था ना, तो ट्रिक में क्या बताया था, F1 होता है, 2F1 होता है, ये इनफाइनाइट होता है, यहाँ F2 होता है, यहाँ 2F2 होता है। मैं बोला था इनफाइनाइट पे रखते थे तो आप इमेज कहाँ बनता था, F2 पर बनता था। समझ में आ रहा है ना? और देखो इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में जब रखते थे तो बस कहाँ बनता था, यहाँ बनता था ना, यानी इमेज कैसा बनता था बताओ, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता था ना। फिर यहां जब आते थे, अब ये सब चीजें यहाँ नहीं बताना चाहिए लेकिन बता रहे हैं, चलो ये सब समझ लो, ये इसी के साइज का होता था। फिर जब इधर वस्तु रखते थे तब इससे बड़ा बन जाता था ना, यानी कहां वस्तु रखे होगे तुम, F1 और 2F1 के बीच में, F1 और 2F1 के बीच में। समझ में आया कि नहीं आया? F1 और 2F1 के बीच में रखोगे तब बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट, और फिर F1 पे रख दोगे तो इनफाइनाइट में बन जाता था। समझ में आया? हाँ, तो यानी 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो अपना इमेज बनेगा बड़ा ऑब्जेक्ट से। क्लियर हुआ एकदम बढ़िया से? तो इसको नोट करो, और ये पार्ट ए था, और इसका पार्ट बी आप लोग कमेंट करोगे, होमवर्क रहेगा आप लोग का। ये होमवर्क में क्वेश्चन नोट करो, और इसको जो यूट्यूब पे मेरा लेक्चर देखेंगे उसको कमेंट करेंगे क्वेश्चन, इसका आंसर पार्ट बी का। क्लियर हुआ? ओके, समझ में आया ना?
हाँ, तो इसको नोट करो जल्दी से आप लोग। ओके, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सब लोग नोट कर लिए? ठीक है, यहाँ ये माइनस माइनस क्यों आया समझ में आ रहा है? नीचे बनना है हाइट। अब इमेज जो नीचे बनना है तो उसका हाइट निगेटिव में तो होगा। क्लियर हुआ? इसको मैं मिटाता हूं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अपने आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। अब बढ़िया क्वेश्चन ये है, तो इसको अभी करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इससे हार्ड लेंस से रिलेटेड सवाल नहीं पूछता बोर्ड में, यही सब सवाल आते हैं बार बार, यही सब पूछता है। तो इतना अगर जो आपका न्यूमेरिकल तैयार है तो समझ लो बोर्ड में 4 नंबर, इस पे लेंस पे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो काम बन जाएगा अपना। अब मैं अगला क्वेश्चन लाया हूं, क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन क्या है, इसको भी क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पे लगा देता हूं। क्वेश्चन देखो, एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस उनके बीच कहां रखा जाए कि मोमबत्ती का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर स्पष्ट बन जाए। मोमबत्ती को कहां रख दिया जाए कि उसका जो प्रतिबिंब बने, वास्तविक प्रतिबिंब तथा छोटा प्रतिबिंब बने। समझ में आया ना? हाँ, तो इसमें देखो सवाल समझाता हूँ, सवाल कैसा है, डायग्राम से इसको समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो बताता हूं सवाल क्या है। एक मोमबत्ती और एक पर्दा है, उनके बीच का दूरी कितना बोल रहा है? 90 सेंटीमीटर। चलो मैं यह डायग्राम बना देता हूं, ये समझ लो अपना, ये अपना मोमबत्ती है, क्या है अपना मोमबत्ती है, कैंडल है, और ये कोई पर्दा है तुम्हारा, ये मान लेता हूं पर्दा है। अब इनके बीच में एक लेंस को कहां रखा जाए, कन्वेक्स लेंस को कहां रखा जाए? चलो यहां मैं रख देता हूं। एक कन्वेक्स लेंस को कहां रखा जाए कि जो इनका प्रतिबिंब बने वो कैसा प्रतिबिंब बने? प्रतिबिंब कैसा बने बताओ मुझे? प्रतिबिंब तुम्हारा वास्तविक बने और उल्टा बने। कैसा बने? प्रतिबिंब वास्तविक बने तथा उल्टा बने। तो पहला नंबर तो ये लेंथ कितना है मुझे बता दो, ये लेंथ कितना है बताओ? 90 सेंटीमीटर बोला है ना? अरे यार, कैंडल और पर्दे के बीच का डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर नहीं बोला है, और इसको मैं बोला अपने तरफ से कि कैंडल x सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस से है, तो ये डिस्टेंस मुझे बता दो कितना हो जाएगा? 90 माइनस x सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर हुआ बात? अच्छा, इसमें फोकस दूरी भी दे रखा है, फोकस दूरी कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है फोकस दूरी? इस लेंस का फोकस दूरी भी दे रखा है, तो फोकस दूरी इस लेंस का कितना होगा बताओ? इस लेंस का फोकस दूरी किधर होगा? इधर ही तो कहीं होगा। ये 20 सेंटीमीटर मैं मान लेता हूं, यहां फोकस दूरी ये जो होगा 20 सेंटीमीटर, तो इधर पॉजिटिव का होगा ना। अब देखो सब पता तो है, एफ पता है, और क्या पता है? यू पता है, और बी के बारे में क्या कहते हो? बी का प्रतिबिंब कहां बनने वाला है? इसका प्रतिबिंब देखो कहां बनने वाला, बी यही तो है यार। अरे भाई, इस कैंडल का इस लेंस के थ्रू इस पर्दे पे तो इमेज बन रहा है, इस पर्दे पर तो इमेज कितना बन रहा है? यही तो बना है बी। बी तुम्हारा क्या है? बी यही तो है, यही लेंथ तो बी है। ये बात क्लियर हुआ? तो अब बस सब रख लो वैल्यू। तो यू बराबर मुझे बता दो कितना? लेंस से लेफ्ट साइड में यू है तो माइनस का 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताओ एफ कितना है? एफ लेंस के राइट साइड में है तो पॉजिटिव का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वी देखो इसके राइट, देखो एफ क्या है? एफ राइट साइड में है ना, तो एफ राइट साइड में है तो 20 सेंटीमीटर। और बी देखो, बी बी क्या है? बी पॉजिटिव का 90 माइनस एक्स। मेरा वर्ड कहीं इधर उधर हो जाएगा, एक आध वर्ड थोड़ा निकल जाएगा, कुछ गड़बड़ तो माइंड नहीं करना है। गर्मी का इफेक्ट है, गर्मी बहुत ज्यादा, इस गर्मी में मैं लेक्चर बना रहा हूं, समझ गए ना? मैं तुम लोग के एजुकेशन का इंपॉर्टेंस समझ रहा हूं, इसलिए इस गर्मी में भी बनाता हूं लेक्चर, तो आप लोग देखेंगे और इससे फायदा जरूर लोगे। समझ में आ रहा ना? और कोई भी लेक्चर देखेंगे तो उसको फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं कंटेंट और टॉपिक और क्वेश्चन जो लाता हूँ बढ़िया लाता हूँ, एकदम छाट छाट करके ढूंढ ढूंढ करके। समझ में आ रहा ना? हाँ ठीक है। अब इसका देखो रखो 1/f इक्वल्स टू 1/v, लेंस के लिए तो 1/u, यही तो होगा। वैल्यू उठा करके सबका इसमें पटक दो, पटक दो मतलब रख दो, पटको क्या है? f का वैल्यू 20 है,
v का वैल्यू कितना है 90 माइनस का x, माइनस u का वैल्यू कितना है माइनस का x, यही तो है। अब इसी को सॉल्व कर लो, 20 बराबर का 90 माइनस का x प्लस का 1/x। ठीक, इसको सॉल्व करो तो 1/20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस का 90 माइनस का x बटे 90x माइनस का x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब देखो, चलो यहां सॉल्व करता हूं, 1 बाय क्या हो जाएगा 1/20 इज इक्वल्स टू माइनस का x प्लस का x मर जाएगा तो 90 अपान का क्या हो जाएगा यहां से 90 माइनस का 90x माइनस का x स्क्वायर, ये होगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 90x माइनस का x स्क्वायर बराबर का 00 यहां बढ़ा लोगे, 9 2 18, इन सबको उधर लेकर के जाओ, इन सबको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 1800 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो। देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट लेते हैं और नॉन वेरिएबल लेते हैं ना, और उनका साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है, इसका प्लस 1800 है, इसका गुणा करेंगे तो प्लस का 1800 आएगा। अब बीच वाला हमको लाना होता है, इसको ब्रेक करके, यहाँ पॉजिटिव आया तो यानी इसको जोड़ करके लाना है, या हम निगेटिव आया तो इसको घटा करके लाते, तो जोड़ करके लाना तो 60 और 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। माइनस लाना तो दोनों के साथ माइनस लगा दो, फिर वही सेम चीज यहाँ चिपका दोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का मैथ जब मैं पढ़ा रहा था आप लोग को, तो मैं बताया था ये सब चीजें कैसे सॉल्व किया जाता है ना। ठीक है, तो अब यहां से इसको नोट कर लो, एक्स स्क्वायर, यहां करता हूं एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस का 60x माइनस का 30x प्लस का कितना हो जाएगा 1800। अब यहां से कॉमन लो, तो x कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा x माइनस का 60। सवाल खत्म हो गया, सवाल यही खत्म हो गया था। ये वैल्यू उठा करके यहाँ जो सॉल्व किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यही खत्म हो गया था सवाल। ठीक है ना, ये तो मैथ आ गया है, मैथ इसमें गुणा भाग कर लेंगे काट पीट बस। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कॉमन, माइनस का 30 कॉमन है ना, क्या बचेगा x माइनस का 60 नहीं बचेगा, बराबर का 0। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में x माइनस का 60 कॉमन है, तो x माइनस 60 और यहाँ x माइनस का 30 बराबर का 0। अब देखो इसको रोको, ये सब इधर जाएंगे तो 0 अपान ये 0 हो जाएगा, तो x माइनस का 60 बराबर का 0, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। या हम लोग क्या कर देते हैं, या हम लोग कर सकते हैं, इसको रोक करके इन सबको इधर लाएंगे तो 0 बटे ये भी 0 हो जाएगा, x माइनस का 30 बराबर का 0, तो x बराबर का जाएगा 30। दोनों पॉजिटिव में आए हैं तो दोनों ले सकते हैं। यानी मैं एक को बता देता हूं आपको, यानी 60 सेंटीमीटर लेंगे, समझ में आ रहा ना। देखो जब 60 सेंटीमीटर पर, लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर जब रखेंगे हम लोग कैंडल को, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा, मतलब छोटा बनेगा ना, स्मॉलेस्ट बनेगा ना, छोटा बनेगा। यही बोला था कि प्रतिबिंब वास्तविक बने और छोटा बने, ये देखा था ना, पूछा था मैं, देख लो एक बार। हाँ, तो प्रतिबिंब कैसा बने, छोटा, ठीक है, वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर स्पष्ट बने, इस पर्दे पर बनेगा। कब बनेगा, जब 60 सेंटीमीटर, x 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ गए ना। अगर जो x 60 सेंटीमीटर होगा तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 30, और अगर जो इसको 30 लोगे तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 60, समझ गए ना। तो दोनों कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। क्लियर हुआ बात एकदम बढ़िया से। हाँ, तो यहाँ पर ये सवाल बढ़िया सवाल था, ठीक है ना, ये आज के लेक्चर का सबसे अच्छा सवाल यही था। ठीक, इसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, डायग्राम में कंफ्यूजन होता है, तो डायग्राम में समझा दिया बढ़िया से। क्लियर हुआ बात, ठीक है, तो इसको नोट करो, यहीं पर हम लोग लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, सभी स्टूडेंट पढ़ाई करते रहे, एकदम मस्त रहे, जबरदस्त रहे, खुश रहे और हैप्पी रहे, और लेक्चर के ड्यूरिंग आवाज ना करें, ठीक है ना। ठीक, ओके, नोट करो इसको।